अभिनव झा की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग शुरू करने के लिए जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 इंफॉर्मेशन सिस्टम कंसेप्ट का फास्ट ट्रैक रिवीजन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। जैसा कि आपको पता है इंफॉर्मेशन एक क्रिटिकल रिसोर्सेज होता है। क्रिटिकल रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन इसीलिए होता है क्योंकि आपका डिसीजन जो है वो इंफॉर्मेशन पे निर्भर करता है। अगर राइट टाइम पे राइट डिसीजन होगा तभी आपके बिजनेस को सक्सेस मिल सकता है। इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने से लेकर उसको प्रोसेस करने तक और राइट टाइम पे राइट पर्सन को पहुंचाने का जो सिस्टम होता है उसको इंफॉर्मेशन सिस्टम कहा जाता है। जब इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो ये काम है कलेक्ट करने से लेकर प्रोसेस करने तक और राइट टाइम पे राइट पर्सन को पहुंचाने तक ये काम कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है तो उसको कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम कहा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं इंफॉर्मेशन की। इंफॉर्मेशन क्या होता है? इंफॉर्मेशन कोई भी फैक्ट या वैल्यू होता है जिसका मेन मकसद होता है डिसीजन लेना। ठीक है, कोई भी रिलेवेंट फैक्ट या वैल्यू यानी कि बोलो तो प्रोसेस्ड डाटा को हम लोग इंफॉर्मेशन बोलते हैं जिसका मेन मकसद होता है डिसीजन लेना। हम लोग यूजफुल और स्पेसिफिक इफेक्टिव इंफॉर्मेशन के लिए क्या क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला आता है अवेलेबिलिटी। राइट टाइम पर राइट पर्सन को अवेलेबल होना चाहिए। पर्पस या ऑब्जेक्टिव, बिना किसी पर्पस का इंफॉर्मेशन जो होगा वो बेकार डाटा होगा। उसके बाद मोड एंड फॉर्मेट। मोड जो होता है वो कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी होता है और फॉर्मेट रिक्वायरमेंट के हिसाब से अंडरस्टैंडिंग के लिए। करंट या अपडेट इंफॉर्मेशन, अगर अपडेट या करंट नहीं होगा तो आप जो है सही डिसीजन नहीं ले पाओगे। रेट, इंफॉर्मेशन भेजने की और रिसीव करने की फ्रीक्वेंसी जो है रेट जो है वो बराबर होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी तो कितने दिनों पर आपको डाटा चाहिए, पीरियोडिक चाहिए, मंथली चाहिए, क्वार्टरली चाहिए, ठीक है, तो उसको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। कंप्लीटनेस एंड एडिक्वेसी, जो अगर आपका इंफॉर्मेशन जो होगा वो कंप्लीट नहीं होगा, आधा अधूरा होगा तो आप डिसीजन तक नहीं पहुंच पाओगे। और एडिक्वेसी यानी कि सफिशिएंट मात्रा में होना चाहिए। इंफॉर्मेशन रिलायबल होना चाहिए, इंफॉर्मेशन वैलिड होना चाहिए और क्वालिटी वाला इंफॉर्मेशन होना चाहिए। क्वालिटी मतलब क्या? करेक्ट इंफॉर्मेशन होना चाहिए। करेक्टनेस पर क्वालिटी डिपेंड करता है। इंफॉर्मेशन में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ट्रू एंड फेयर डाटा दर्शाने के लिए। वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं होता, कोई पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन नहीं होता तो उसका आपके डिसीजन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता, उसको वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन कहा जाता है। वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन को मैथमेटिकल टर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं। आउटकम ऑफ ओल्ड डिसीजन और न्यू डिसीजन के डिफरेंस में जब इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का खर्चा घटा देते हैं तो उसको वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन कहा जाता है। जस्ट आप इन सब चीज़ों को रीड कर लो, ये हमारे लिए इतना ज़्यादा ये टफ नहीं है कि इस पे ज़्यादा टाइम दिया जाए। अब हम लोग बात करते हैं सिस्टम के बारे में। सिस्टम क्या होता है? कई सारे इंटररिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स का ग्रुप होता है। इंटररिलेटेड एंड इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स का ग्रुप होता है जो एक साथ काम करता है किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर कंप्यूटर सिस्टम में देखो अलग अलग पार्ट होते हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, वो एक साथ काम करता है। ह्यूमन बॉडी, सारे के सारे आपके बॉडी के पार्ट्स हैं, सब एक साथ ऑपरेट करता है तो ह्यूमन बॉडी भी एक सिस्टम है। ठीक है, कोई भी सिस्टम जो होता है वो 3 तरीके से डिस्क्राइब किया जा सकता है। उसके पार्ट, उसके पाथ और उसके गोल के हिसाब से। उसके पार्ट, उसके पाथ और उसके गोल के हिसाब से डिस्क्राइब किया जा सकता है। सिस्टम में, किसी भी सिस्टम में 3 चीज़ें निश्चित तौर पे होती है। एक इनपुट, दूसरा प्रोसेस और तीसरा आउटपुट। इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट किसी भी सिस्टम में होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम के बारे में। सिस्टम का क्लासिफिकेशन 4 तरीके से किया जाता है। एक बार होमवर्क यानी कि एलिमेंट वाइज, उसके बाद जो होता है इंटरैक्टिव बिहेवियर वाइज, डिग्री ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन वाइज और वर्किंग या आउटपुट की तरह से क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम जो होता है वो 4 तरीके से किया जाता है। मान लो यहाँ पर आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि इंटरैक्टिव बिहेवियर के हिसाब से सिस्टम को कैसे कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है, तो आपको इसीलिए ये सब याद रखना है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स के हिसाब से 2 प्रकार का सिस्टम होता है, एक एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम और दूसरा फिजिकल सिस्टम। एब्स्ट्रैक्ट और फिजिकल सिस्टम। एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम क्या होता है? जब कई इंटरडिपेंडेंट आइडियाज़ जो होता है, कई सारे इंटरडिपेंडेंट आइडिया जो होता है वो उसको ऑर्डरली अरेंज किया जाता है। आइडिया को ऑर्डरली अरेंज किया जाता है किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए, तो उसको एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम कहा जाता है। यानी कि आइडिया का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, मतलब इंटैंजिबल होता है, मतलब मैन, मनी, मटेरियल, मशीन इन सब का मेडअप नहीं होता है।
जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपका सॉफ्टवेयर, भगवान के साथ आपका रिलेशन विथ गॉड, उसको एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम कहा जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट में पहला हम लोगों ने देखा है एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम। दूसरा बात करते हैं हम लोग फिजिकल सिस्टम की। जब सेट ऑफ टेंजिबल एलिमेंट्स एक साथ ऑपरेट करते हैं किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए, तो उसको फिजिकल सिस्टम कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे कंप्यूटर सिस्टम, यूनिवर्सिटी सिस्टम, यानी कि ये मेडअप होता है 4 चीज़ों का, मैन, मनी, मशीन और मटेरियल का। ये मेडअप नहीं होता है मैन, मनी, मशीन और मटेरियल का, ठीक है। ये टैंजिबल फॉर्म का कंपोनेंट्स का जो इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट टैंजिबल कंपोनेंट्स का ग्रुप होता है जो कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए काम करता है, ठीक है। और ये जो होता है केवल अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज़ होता है एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरैक्टिव बिहेवियर। तो आपका बिहेवियर कुछ बातों में ओपन होता है, कुछ बातें अच्छी बातें आप अपने बारे में तुरंत बता देते हो, और जो आपका कमज़ोर पहलू है तो वो क्लोज सिस्टम जो होता है वो आप नहीं बताते हो, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं ओपन सिस्टम किसको कहा जाता है। तो ओपन सिस्टम यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे आप बात कर सकते हो इंफॉर्मेशन सिस्टम। जब सिस्टम इंटरैक्ट करता है अदर सिस्टम से और अकॉर्डिंगली वो खुद को मोल्ड कर लेता है तो उसको ओपन सिस्टम कहा जाएगा। मतलब इन्वायरमेंट के हिसाब से इन्वायरमेंट से इंटरैक्ट करता है और अकॉर्डिंगली खुद में भी परिवर्तन ला देता है, उसको ओपन सिस्टम कहा जाता है। ओपन सिस्टम इनपुट लेता है इन्वायरमेंट से और आउटपुट भी इन्वायरमेंट को ही देता है, ठीक है। इनपुट लेता है वातावरण से और वातावरण को ही आउटपुट देता है, यानी कि ओपन सिस्टम अपने आप को बदलने के लिए कैपेबल होता है, ठीक है। जैसे कि इंफॉर्मेशन सिस्टम एग्जाम्पल हो गया। क्लोज सिस्टम किसको बोला जाता है? क्लोज सिस्टम में आपको एग्जाम्पल याद रखना है सील्ड वॉच, यानी कि जो बंद घड़ी होता है, वो बंद घड़ी मतलब चलने वाले ही घड़ी, लेकिन वो अपने आप को चेंज नहीं करता है, ना इंटरैक्ट करता है अदर सिस्टम से और ना खुद को मोल्ड करता है इन्वायरमेंट के हिसाब से। अपने ऑपरेशन के लिए वो इन्वायरमेंट से कंप्लीट आइसोलेशन में होता है, ठीक है। सारे कंपोनेंट्स मिलाकर एक बार स्पेसिफिक टास्क उनको एलोकेट कर दिया जाता है। सारे कंपोनेंट्स को जब जोड़ के एक बार उनको स्पेसिफिक टास्क एलोकेट कर दिया जाता है और उसी हिसाब से, उसी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वो काम करते चला जाता है तो उसको क्लोज सिस्टम कहा जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन के हिसाब से मैनुअल सिस्टम और ऑटोमेटेड सिस्टम 2 प्रकार से बांटा जा सकता है। मैनुअल सिस्टम और ऑटोमेटिक सिस्टम, ये तो आपको अभी ही पता है, आप जस्ट एक बार रीड कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं वर्किंग या आउटपुट के हिसाब से डिटर्मिनिस्टिक और प्रोबेबिलिस्टिक 2 प्रकार के सिस्टम होते हैं। डिटर्मिनिस्टिक किसको बोला जाता है? तो इनपुट से लेकर आउटपुट तक सब कुछ नोन विथ सर्टेनिटी होता है, तो उसको डिटर्मिनिस्टिक बोला जाता है। जैसे आपका कैलकुलेटर, ठीक है, 2 + 2 = 4 करोगे, आपको पता ही है। डिटर्मिनिस्टिक में एक खासियत होती है कि कोई भी करेगा आंसर इक्वल ही आएगा, ठीक है। यानी कि ये प्रिडिक्टेबल मैनर में काम करता है, डिटरमाइन किया जा सकता है, इसको डिटर्मिनिस्टिक बोलते हैं, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है CPM पॉइंट में पढ़ाई होगा प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम, तो आउटकम नोन विथ सर्टेनिटी नहीं होता है। प्रोबेबल बिहेवियर के टर्म में जो है इसको डिफाइन किया जा सकता है सिस्टम को, जैसे डिमांड फॉरकास्ट, वेदर फॉरकास्ट, ये सारे एग्जाम्पल है प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम का। इसमें ज़्यादा डिटेल में आपको आंसर में नहीं लिखना है क्योंकि आपकी स्टडी मटेरियल में बहुत कम दिया हुआ है और एग्जाम में ये कम मार्क्स का ही पूछेगा, इसलिए इस पर ज़्यादा ज्ञान लेके फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। इंफॉर्मेशन सिस्टम में कभी आपको मॉडल पूछा जा सकता है, कभी कंपोनेंट पूछा जा सकता है, या कभी टाइप्स पूछा जा सकता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम के टाइप्स कितने होते हैं? तो हम लोग बात करते हैं मॉडल। जब आपसे मॉडल पूछेगा तो केवल आपको इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट लिखना है। जब इंफॉर्मेशन सिस्टम का मॉडल पूछा जाएगा तो इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट बोला जा सकता है। दूसरा कंपोनेंट, तो कंपोनेंट जब पूछा जाएगा तो कितने सारे कंपोनेंट मिलकर एक साथ जब काम करते हैं, इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट हमने देखा था ना, तो यही सब कंपोनेंट्स होते हैं। पीपल, कंप्यूटर सिस्टम, डाटा, नेटवर्क, हार्डवेयर, कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, तो ये सब मिलके एक साथ काम करते हैं। एक्चुअली में ये कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम हुआ है क्योंकि लोग के साथ साथ कंप्यूटर सिस्टम भी जुड़ा हुआ है और डाटा और नेटवर्क। और टाइप्स अगर आपसे पूछा जाए तो आप कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम के कई टाइप्स होते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सपोर्ट सिस्टम, मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम वगैरह सब। और अदर में बोल सकते हैं टाइप में मैनुअल सिस्टम, फॉर्मल सिस्टम, इनफॉर्मल सिस्टम।
मैनुअल, फॉर्मल, इनफॉर्मल और कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये जो चार्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये स्टडी मेटल के हिसाब से ही है, ठीक है। ये मैंने अदर में भी आप पढ़ सकते हो, अगर गौर से आप स्टडी मेटल को पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं वहाँ पर। अब हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? तो यहाँ पर हम लोगों ने जो पप्पू जो है वो आईजी का बेटा था और वो इंटर फेल कर गया, जैसा कि हम लोगों ने देखा था पप्पू इंटर फेल आईजी, ठीक है। तो पप्पू का मतलब क्या था? हमारा प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। हर सिस्टम का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव प्री डिटरमाइंड होता है, हर एक सिस्टम का ऑब्जेक्टिव प्री डिटरमाइंड होता है। उसके बाद दूसरा हम लोगों ने देखा था इंटर, कोई भी जो आइसोलेशन में काम नहीं करता है कोई भी सिस्टम, यानी कि इंटर रिलेटेड और इंटर डिपेंडेंट कंपोनेंट्स होना चाहिए। आइसोलेशन में कोई भी जो होता है सब सिस्टम काम नहीं करता, सब आपस में मिलजुल कर काम करता है कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम में। और अगर एक सब सिस्टम फेल कर जाता है तो ज़्यादातर केस में पूरा का पूरा सिस्टम जो होता है वो वर्क नहीं करता है, लेकिन कहीं कहीं डमी नोट्स लगाया हुआ होता है। लेकिन इसीलिए हमेशा ऐसा नहीं होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपका इंटरडिपेंडेंट सब सिस्टम यानी कि नोट्स फेल कर गया तो शायद आपका सिस्टम जो होता है वो पार्टिकुलर एरिया का काम करना बंद कर दे। तो फेल इंटरडिपेंडेंस जो होता है होने के कारण अगर एक कंपोनेंट या सब सिस्टम फेल हो गया तो दूसरा रिलेटेड नोड भी काम करना बंद कर देता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इंटरैक्शन। तो ओवरऑल गोल को अचीव करने के लिए कंपोनेंट को दूसरे से इंटरैक्ट करना पड़ता है। इंटरैक्शन करने का क्या मकसद है? जो कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है उसका ओवरऑल गोल को अचीव करना। उसके बाद लास्ट में गोल, ओवरऑल गोल को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, किसी सब सिस्टम के गोल को कम प्रायोरिटी दी जाती है, ओवरऑल गोल को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। तो यहाँ पर प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, नो सब सिस्टम कैन फंक्शन इन आइसोलेशन, वन सब सिस्टम फेल्स, इन मोस्ट केसेस होल सिस्टम डज नॉट वर्क। और उसके बाद इंटरैक्शन और गोल में बोलता है ओवरऑल गोल पे को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम का। ये सब हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स देखा। अब हम लोग बात करते हैं मेजर एरिया कौन कौन से हैं कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन के। ये कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन में ज़्यादातर आपके एरिया कौन है? तो ये फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट हाई, FMP बोलो तो हमारा यहाँ पे कुछ और है। मेजर एरिया जो है हमारा कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन का पहला है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, मार्केटिंग एंड सेल्स में ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में तो आप करते ही हो। प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग में किया जाता है, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में और इन्वेंट्री या स्टोर मैनेजमेंट में। ये सब मेजर एरिया है कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम का इस्तेमाल करने का, ठीक है। तो जस्ट आपको एक बार रीड करना है इन सब के अंदर की बात। टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम में हम लोगों को क्या क्या देखना है? सबसे पहले हम लोगों को ऑपरेशनल लेवल सिस्टम के बारे में देखना है, जिसमें हम लोगों को ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना है ऑपरेशनल लेवल के हिसाब से, TPS। उसके बाद हम लोगों को नॉलेज लेवल सिस्टम के बारे में पढ़ना है, नॉलेज में ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। और उसके बाद नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद मैनेजमेंट लेवल सिस्टम में मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम पढ़ना है। और स्ट्रैटेजिक लेवल सिस्टम में एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़ना है। और कुछ स्पेशलाइज सिस्टम के बारे में भी बताया गया है, एक्सपर्ट सिस्टम। उसके बाद क्रॉस फंक्शनल इंफॉर्मेशन सिस्टम और कोर बैंकिंग सिस्टम, क्रॉस फंक्शनल इंफॉर्मेशन सिस्टम और कोर बैंकिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। यानी कि इसी चार्ट को हम लोग अब डिटेल में एक एक चीज़ को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ऑपरेशनल लेवल सिस्टम देखेंगे। उसमें ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम पढ़ना है, क्या क्या एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में। तो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम होता क्या है? जैसा कि नाम से जाहिर है, देखो इसमें ट्रांजैक्शन लगा हुआ है। ट्रांजैक्शन बोलो तो सेल, प्रोडक्शन, डिलीवरी, परचेज, रिसीट या पेमेंट, जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसको ऑर्गेनाइज्ड और मैनिपुलेट करके डाटाबेस को अपडेट करने वाला सिस्टम ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम कहा जाता है। यानी कि देखो ये बिग बाजार में क्या हो रहा है, ये ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के थ्रू ट्रांजैक्शन हो रहा है। इसे सारे ट्रांजैक्शन फाइल, मास्टर फाइल, ये सारे के सारे सब अपडेट होते चले जाएंगे, ठीक है। तो इसमें से क्या क्या एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है? तो यहाँ पर आपको एक्टिविटी इन्वॉल्व में आपको CPRQ याद रखना है। C से कैप्चर हो गया, P से प्रोसेस हो गया और R से रिपोर्ट और क्वेरी, ठीक है। कैप्चर, प्रोसेस, रिपोर्ट और क्वेरी। उसके बाद कंपोनेंट्स में IPSO याद रखना है कि ये TPS के 4 कंपोनेंट्स होते हैं IPSO। और फीचर्स,
यहाँ पर जो भाभी सामान खरीद रही है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम करते हुए, तो फीचर्स हम लोग किससे पूछेंगे, भाभी से पूछेंगे, और भाभी का स्पेलिंग हमारा यही होगा। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में एक बात और गौर करो कि सब में 4-4 सब पॉइंट्स है, तो आपको याद रखना आसान है। एग्जाम में जब आएगा ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम तो आपको पता होना चाहिए कि 4 पॉइंट है, आपका एक पॉइंट भी छूट ना जाए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टिपिकली इन्वॉल्व कौन कौन से एक्टिविटी होते हैं। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन को कैप्चर करना है, ठीक है, कैप्चर करता है ट्रांजैक्शन को डाटा, ट्रांजैक्शन के डाटा को, और डाटाबेस या फाइल में जो है स्टोर करता है। दूसरा हमारा जो है वो प्रोसेस, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके फाइल या डाटाबेस में प्रोसेस करता है कैप्चर्ड डाटा को। उसके बाद जनरेट रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन जनरेट करता है रिपोर्ट के फॉर्म में, और अब उस रिपोर्ट में से जो कुछ भी क्वेरी पूछी जाती है उसको देने का सक्षम हो जाता है ये ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। तो ये 4 प्रकार की एक्टिविटीज़ होती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर टीपीएस के कंपोनेंट्स में। टीपीएस का कंपोनेंट्स में इप्सो हमें याद रखना है, आईपीएसओ यानी कि इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज और आउटपुट। बड़ा आसान है, आप जैसे एक बार रीड करोगे आपको अंदर समझ में आ जाएगा। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग कंपोनेंट में इनपुट किया जाता है, प्रोसेसिंग होता है, स्टोरेज किया जाता है, आउटपुट देता है उसी हिसाब से रिपोर्ट के फॉर्म में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फीचर्स ऑफ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, क्या क्या फीचर्स होता है। तो भाभी से हम लोग पूछने वाले थे, तो वी से क्या हो गया, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा, ठीक है। तो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा, ए से ऑटोमेशन ऑफ बेसिक ऑपरेशन, बेसिक ऑपरेशन जो होता है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, देखते हो ना बिग बाज़ार में, सुपरमार्केट में, बहुत सारे डाटा को स्टोर करने की इसमें कैपेबिलिटी होती है, प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी होती है। ऑटोमेशन ऑफ बेसिक ऑपरेशन, बेनिफिट आर ईजिली मेजरेबल, इसका बेनिफिट आपको आसानी से मेजरेबल हो जाता है। सोर्स ऑफ इनपुट फॉर अदर सिस्टम, आगे आने वाले हमारे जितने भी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये लोग यहीं से सोर्स लेता है, तो ये सब चीज़ के लिए बेसिक सोर्स देता है। बाकी एक्सपर्ट सिस्टम, कोई भी सिस्टम जो होता है इनका सपोर्ट लेता ही लेता है, क्योंकि एक्चुअल में जो है लो लेवल पे आके काम करने वाला सिस्टम जो होता है वही ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम होता है, ठीक है। तो इस तरह से ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में आपको 3 बातें याद रखनी है। अब हम लोग बात करते हैं नॉलेज लेवल सिस्टम के बारे में। नॉलेज लेवल सिस्टम में सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। जैसा कि आप नाम से देख सकते हो, ऑफिस में जो आप एक्टिविटी करते हो वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर के थ्रू परफॉर्म किया जाए तो उसको ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम बोलते हैं। इसमें क्या क्या ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करना है मेन रूप से आपको। तो सबसे पहले आप क्या क्या करते हो ऑफिस में बैठ के, तो डॉक्यूमेंट कैप्चर करते हो, डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो, डॉक्यूमेंट को रिसीव और डिस्ट्रीब्यूट करते हो, ठीक है। डॉक्यूमेंट को जो होता है वो फाइलिंग करते हो, सर्च करते हो, रिट्रीवल वगैरह सब करते हो। उसके बाद कैलकुलेशन करते हो, और यहाँ पर जितने भी आपके यूटिलाइजेशन के लिए रिसोर्सेस काम आने वाले हैं डॉक्यूमेंट से, उसको आप जो है रिकॉर्ड करते हो। तो ये सारे मेजर एक्टिविटीज़ कुछ परफॉर्म करते हो। टाइप्स ऑफ ऑपरेशन जो है ये कुछ ऑफिस में परफॉर्म आप करते हो। तो यानी कि ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम में टाइप ऑफ जो ऑपरेशन होते हैं, डिफरेंट ऑफिस एक्टिविटीज़, सीसीडी, सर्च, कैलकुलेशन, रिकॉर्डिंग। आप क्या करो, जस्ट इमेजिन करो कि सीसीडी में बैठकर आप सर्च कर रहे हो कि कैलकुलेटर जो होता है वो रिकॉर्डिंग कैसे करता है, कैलकुलेटर जो होता है वो रिकॉर्डिंग कैसे करता है। मान लो कि आप दिमाग लगा रहे हो बैठ के वहाँ पे, ठीक है, आप साइंस की तरह, जो साइंटिस्ट की तरह सोच रहे हो, तो सीसीडी में बैठकर कॉफ़ी पीते पीते तो डॉक्यूमेंट कैप्चर करता है, डॉक्यूमेंट क्रिएट करता है, डॉक्यूमेंट को रिसीव एंड डिस्ट्रीब्यूट करता है। सर्च बोलो तो फाइलिंग, सर्च, रिट्रीवल एंड फॉलो अप करता है, कैलकुलेशन करके देता है। ये सारे ऑपरेशन जो है ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम ऑटोमेटिकली करके देता है। आप एक बार इंटरेस्ट का रेट वहाँ पे डाटा में डाल देते हो और अपने आप वो रेट वहाँ से लेकर कैलकुलेट करके आपको बता देता है। तो कैलकुलेशन करता है और रिकॉर्डिंग करता है, ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का रिकॉर्डिंग करता है, ठीक है, सारे लॉग्स को मेंटेन करता है, सारे ट्रांजैक्शन, सारे कैलकुलेशन के लिए, तो उसको रिकॉर्डिंग बोला जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मेजर बेनिफिट्स ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, क्या क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले देखते हैं मेजर बेनिफिट ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम पढ़ना है। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम के बारे में पढ़ना है। जितने भी ऑफिस की ऑटोमेटिक एक्टिविटी होती है जब कंप्यूटर के थ्रू किया जाएगा तो उसको कंप्यूटर बेस्ड ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम बोलेंगे। इसमें टेक्स्ट प्रोसेसिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, यहाँ पर मैसेज वर्ड दिया हुआ, देखो मैसेज में ईमेल के बारे में, ईमेल में भी मैसेज करते हो, फैक्स में भी मैसेज भेजते हो और वॉइस मेल, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक मैसेज कम्युनिकेशन सिस्टम में हम लोगों को 3 चीज़ें पढ़नी है और लास्ट में टेलीकम्युनिकेशन एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पढ़ के फिर हमारा ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम का सिलसिला खत्म हो जाएगा। आसान सा टॉपिक है। तो हम लोग बात करते हैं बेनिफिट ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। तो यहाँ पर
पर हम लोग बात करते हैं क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम के। तो CCCA तो यहाँ पर क्या बोलता है, सबसे पहला पॉइंट कि कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करता है ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम में। इंटरनली एंड एक्सटर्नली आप ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत और बाहर में भी, या फिर हेड ऑफिस से या किसी से भी कस्टमर से कम्युनिकेट करोगे, आपका कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करता है। मैसेज साइकिल टाइम को रिड्यूस करता है, मतलब मैसेज को क्रिएट करने से लेकर रिसीव करने तक, भेजने तक सारी चीज़ के साइकिल टाइम को रिड्यूस करता है। खर्चे कम होते हैं, कॉस्ट रिड्यूस करता है कम्युनिकेशन लिंक का या अदरवाइज जो होता है वो आपका ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम जो होता है वो रिड्यूस करता है कॉस्ट को, पेपर का खर्चा भी बच जाता है। एक्यूरेसी एंड स्मूथ फ्लो, तो इन्फॉर्मेशन की एक्यूरेसी और स्मूथ फ्लो इंश्योर करता है। तो कंप्यूटर से आप करते रहते हो तो आपको आसान हो जाता है ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम से, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मेजर कंप्यूटर बेस्ड ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम के बारे में। तो मेजर जो यहाँ पर बोलता है मेजर कंप्यूटर बेस्ड ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम में, जैसा कि हमने देखा था कि हमें टेक्स्ट प्रोसेसिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट प्रोसेसिंग, यहाँ पर ट्रांजैक्शन TPS इसको भी बोल सकते हैं हम लोग शॉर्ट में, लेकिन ये ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग नहीं है, टेक्स्ट प्रोसेसिंग है। ये इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। डॉक्यूमेंट देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट है और ये मैसेज है, एक डॉक्यूमेंट है एक मैसेज है। मैसेज में 3 है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, फैक्स और वॉइस मेल के बारे में, और लास्ट में हमें टेली कॉन्फ्रेंसिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में पढ़ना है। तो हमारा आता है टॉपिक की पॉइंट्स रिलेटिंग टू टेक्स्ट प्रोसेसिंग सिस्टम। तो यहाँ पर बोलता है कि ये मोस्ट कॉमनली यूज ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम होता है, क्योंकि ऑफिस में ज़्यादातर एक्टिविटी आप टेक्स्ट के फॉर्म में करते हो। ऑटोमेशन और बेसिक डॉक्यूमेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करने से लेकर भेजने तक का काम ऑटोमेटिक करता है यहाँ पर टेक्स्ट प्रोसेसिंग सिस्टम। उसके बाद फॉर्म्स, तो यहाँ पर बोलता है कि आपका सिंपल वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम के फॉर्म में हो सकता है, यानी कि सिंपल वर्ड आपका हो सकता है, और या फिर आपका डेस्कटॉप पब्लिशिंग सिस्टम हो सकता है। फिर लास्ट में यहाँ पर डेस्कटॉप पब्लिशिंग सिस्टम के बारे में एक खास पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर डेस्कटॉप पब्लिशिंग सिस्टम होगा तो बहुत सारे कंपोनेंट्स को, जैसे कि प्रिंटर वगैरह सबको सपोर्ट करता है। डेस्कटॉप मतलब आपका PC, ठीक है, उसका पब्लिशिंग सिस्टम होगा तो फिर बहुत सारे कंपोनेंट्स को जो है वो सपोर्ट करता है, क्योंकि ये स्टडी मटेरियल में ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए हम ऐसे ही पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, तो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम में की पॉइंट्स क्या क्या हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करता है, स्टोर करता है और कम्युनिकेट करता है अप्रोप्रिएट पर्सन को। तो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली डॉक्यूमेंट को कैप्चर करता है, स्टोर करता है और कम्युनिकेट करता है ये सिस्टम। और उसके बाद फिर दूसरा आता है डॉक्यूमेंट का रिमोट, दूर दराज से भी एक्सेस किया जा सकता है, रिमोट एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन शर्त ये है कि किसी न किसी नेटवर्क से या कम्युनिकेशन लिंक से कनेक्टेड होना चाहिए। कम्युनिकेशन यहाँ पर बोलता है कि इंटरनल कम्युनिकेशन, जैसे कि ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच में भी आपस में कम्युनिकेट करने के लिए काफ़ी काम का चीज़ होता है। लोकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट इज इररिलेवेंट, लोकेशन कहीं पर भी हो, जैसा कि यहाँ पर बोला है रिमोट एक्सेस भी किया जा सकता है। तो डॉक्यूमेंटेशन जो होता है वो यहाँ पर केवल ऑथराइजेशन की ज़रूरत होती है, यानी कि आपका ID पासवर्ड डालना होता है। बाकी जो है किसी भी लोकेशन से आप एक्सेस कर सकते हो, जिससे मैनेजमेंट को काफ़ी सपोर्ट मिलता है। बाकी तो आप जानते हो कि क्या फेकोलॉजी का इस्तेमाल करना है सब पॉइंट को डील करने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक मैसेज कम्युनिकेशन सिस्टम, 3 कंपोनेंट इसमें होते हैं। पहला इलेक्ट्रॉनिक मेल, दूसरा फैक्सीमाइल जिसको हम लोग फैक्स बोलते हैं, और तीसरा वॉइस मेल, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक मैसेज में हम लोगों को 3 पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी कि आपके ईमेल के बारे में। इसके वेरियस फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो पहला बोलता है कि यहाँ पर वेरियस फीचर्स में पहला बोलता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन, क्विक एंड रिलायबल इलेक्ट्रॉनिक जो है वो ट्रांसमिशन हो जाएगा। ऑनलाइन डेवलपमेंट एडिटिंग करना आसान है ईमेल में, आप ये सब करते ही जस्ट एक बार रीड करना है आपको। कंपोज कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, ट्रांसमिशन करने से पहले एडिटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऑनलाइन डेवलपमेंट एंड एडिटिंग। उसके बाद ब्रॉडकास्टिंग एंड री रूटीन, तो लार्ज नंबर ऑफ टारगेट रेसिपिएंट को आप एक साथ भेज सकते हो और रूटीन भी फिक्स कर सकते हो कि री रूटीन बेसिस पे इतने टाइम पे आपको सेंड हो जाना चाहिए। इंटीग्रेशन विथ अदर इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो कई सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ आप अक्सर देखते हो कि आपका जो भी आपका जैसे टैली वगैरह सब भी होता है, या फिर कोई भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो तो कुछ ना कुछ फोटो, क्लाउड का फोटो बना हुआ रहता है या फिर ईमेल का ऑप्शन रहता है टॉप बार में, ठीक है। तो इसीलिए बोलता है इंटीग्रेट विथ अदर इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसके बाद बोलता है पोर्टेबिलिटी, सेंडर और रिसीवर का लोकेशन जो होता है रिलेवेंट नहीं होता है। पोर्टेबिलिटी, इकोनॉमिकल, तो आपको पता है
तो ईमेल काफ़ी सस्ता पड़ता है आपको, कम टाइम लगता है, स्पीड ज़्यादा मिलता है, स्टोरेज स्पेस की ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो बहुत इकोनॉमिकल होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर फैक्सिमाइल के बारे में, यानी कि फैक्स के बारे में। तो फैक्स क्या होता है? इमेज ऑफ डॉक्यूमेंट को टेलीफोन लाइन से ट्रांसमिट करता है, इमेज ऑफ डॉक्यूमेंट को टेलीफोन लाइन से ट्रांसमिट करता है ये सिस्टम। ये कंप्यूटर बेस्ड भी होता है और बिना कंप्यूटर वाला भी होता है। इसके लिए अलग सॉफ्टवेयर और अलग सर्वर होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के कारण आजकल इतना ज़्यादा ये पॉपुलर नहीं है। तो ऐसा फैक्सिमाइल के बारे में आप लिख सकते हो। उसके बाद अब आता है हमारा वॉइस मेल। वॉइस मेल क्या होता है? ये मैसेज को डिजिटल वॉइस में ट्रांसफ़र करता है। सेंड करने के लिए मैसेज को क्या करता है? डिजिटल में फॉर्म में ट्रांसफ़र करता है। रिसिपिएंट को मतलब या तो वॉइस मेल सर्विस डायल करना पड़ता है सुनने के लिए, या फिर अपने इनबॉक्स में क्लिक करना पड़ता है, और कोई ना कोई सुनने का डिवाइस उसके पास, हेडफोन वगैरह सब भी होना चाहिए, ठीक है। वॉइस मेल अगर सिक्योर्ड है तो आपका पासवर्ड भी मांगता है, यानी कि आइडेंटिफिकेशन कोड भी मांगता है। तो मैसेज जो है डिजिटल वॉइस की तरह ट्रांसमिटेड किया जाता है, डिजिटल भाषा की तरह ट्रांसमिट किया जाता है। अब हमारा लास्ट टॉपिक यहाँ पर आता है टेली कॉन्फ्रेंसिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, दो या दो से अधिक लोग अलग अलग लोकेशन से बिजनेस मीटिंग या अदरवाइज एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं इसी सिस्टम की वजह से डिफरेंट लोकेशन से। ये ट्रेवल टाइम को और कॉस्ट को बचाता है, ठीक है। ये या तो ऑडियो वाला होता है या फिर वीडियो या ऑडियो विजुअल होता है। मतलब इसके लिए कंप्यूटर सिस्टम होना ज़रूरी नहीं है, कंप्यूटर बेस्ड भी होता है और विदाउट कंप्यूटर वाला भी होता है। इसके लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होते हैं, डिजिटल कैमरा, सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन लिंक, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन कंप्यूटर वाला जो होता है उसमें कुछ एडिशनल फैसिलिटी भी होता है, ठीक है, यानी कि रिकॉर्डिंग करके हम लोग ब्रॉडकास्ट भी बाद में कर सकते हैं। तो रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स डिजिटल कैमरा, सॉफ्टवेयर और कम्युनिकेशन लिंक होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका टेली कॉन्फ्रेंसिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब हम लोग बात करते हैं नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि इसको नॉलेज, यानी कि आपको पता है कि आज के कंपटीशन के दौर में नॉलेज और इन्फॉर्मेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज होता है। यानी कि नॉलेज अगर आपका होगा तो आप इन्फॉर्मेशन को इफ़ेक्टिव वे में यूटिलाइज कर पाओगे। नॉलेज मतलब नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है कि वो नॉलेज को प्रोसेस करके देता है। मतलब वो तीन बातें देता है कि पहली बात क्या होता है कि व्हाट इट नोज़, ये क्या जानता है, रिलेवेंट जानकारी, रिलेवेंट सब्जेक्ट की एक ही प्लेटफॉर्म पर ला के रख देता है। कैसे इसको यूज़ करना है इन्फॉर्मेशन को, ये बताता है नॉलेज। और हाउ फास्ट इट कैन नो समथिंग न्यू, कुछ नया जानना है तो कितनी तेज़ी से जाना जा सकता है, वो नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम का तीन काम होता है। व्हाट इट नोज़ तो सारी रिलेवेंट जानकारी को इकट्ठा करके रखता है पहले से, कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है नॉलेज का उसके बारे में बताता है, और कैसे जो होता है नया नॉलेज को एकत्रित कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे चीज़ों का जो मैनेजमेंट करता है उसको नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम इंटरनल और एक्सटर्नल, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल और ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नल दोनों लेवल पर जाके नॉलेज को जो है वो अपने प्रोसेस करके रखता है। ये एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सिस्टम होता है, ठीक है। ये नॉलेज को डेवलप करता है, नॉलेज को शेयर करता है, नॉलेज को स्टोर करता है और नॉलेज को प्रोसेस करता है। नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम दो टाइप का होता है, एक एक्सप्लिसिट और दूसरा टैसिट, ठीक है। एक्सप्लिसिट होता है और टैसिट होता है, दो टाइप का होता है। तो नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में हम लोग देखते हैं। ये एक IT सिस्टम होता है जो IT के थ्रू नॉलेज को स्टोर करता है, डेवलप करता है, प्रोसेस करता है और शेयर करता है। ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों लेवल के नॉलेज को जो है स्टोर, डेवलप, प्रोसेस और शेयर करता है, ठीक है। नॉलेज प्रोसेसिंग क्या होता है, तीन बातें होती है। व्हाट इट नोज़, ठीक है, रिलेवेंट जानकारी या रिलेवेंट सब्जेक्ट को एक प्लेटफॉर्म पे ला के रखता है, उसको सजा के यानी कि क्लासीफाई करके रखता है, अरेंज करके रखता है प्रॉपरली, ताकि इफेक्टिव वे में उसका यूटिलाइज किया जा सके। हाउ इट यूज़, कौन सी जानकारी को किस तरह से इस्तेमाल में लाया जा सकता है, इसके बारे में ये मैनेजमेंट करता है। हाउ फास्ट इट कैन नो समथिंग न्यू, कुछ भी मार्केट में अपडेट करने के लिए इन्वायरमेंट में चेंज के हिसाब से या रिक्वायरमेंट के हिसाब से कितनी तेज़ी से ये जो है वो सब कुछ जो है नया जानकारियाँ एकत्रित कर सकता है, इसको प्रोसेसिंग में कहा डाल सकते हैं हम लोग।
दो ब्रॉड टाइप के नॉलेज होते हैं, एक एक्सप्लिसिट और दूसरा टैसिट। अब हम लोग देखते हैं एक्सप्लिसिट और टैसिट नॉलेज किसको बोलते हैं। एक्सप्लिसिट नॉलेज किसको बोलते हैं? एक्सप्लिसिट नॉलेज क्या होता है कि जिसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो, यानी कि पेपर पे लिख सकते हो, ऑडियो वीडियो में कैसे भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो, मतलब आर्टिकुलेट किया जा सकता है जिस नॉलेज को, यानी कि रिप्रेजेंट किया जा सकता है शब्दों में बोलकर, रिटन फॉर्म में या फिर कंपाइल डाटा के फॉर्म में, किसी भी तरह करके जो है जिसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, आसानी से डॉक्यूमेंट किया जा सकता है, आसानी से ट्रांसफ़र किया जा सकता है, आसानी से रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, उसको एक्सप्लिसिट नॉलेज बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि इसका की नॉलेज मैं आपको अभी दे रहा हूँ, ये सब एक्सप्लिसिट नॉलेज है। ठीक है, जिसको रिकॉर्ड किया जा सकता है, आर्टिकुलेट एंड रिप्रेजेंट किया जा सकता है, डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र या फिर रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक्सप्लिसिट नॉलेज के लिए के नाम से जानेंगे। तो ये तीन बातें मुख्य रूप से आपको याद रखनी है, बाकी आप जस्ट रीड कर लो एक बार, क्योंकि ये फास्ट ट्रैक रिवीजन है, इससे ज़्यादा हम नहीं जा सकते हैं। दूसरा होता है टैसिट नॉलेज। टैसिट नॉलेज के लिए जनरली मैं स्पिरिचुअल बातें नहीं बोलता हूँ सबके सामने में, लेकिन टैसिट नॉलेज के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ। ठीक है, आप कैसे याद रख सकते हो, बस एग्जाम में आप स्पिरिचुअल एग्जाम्पल मत लिख देना। ठीक है, मान लो कि जो आपका जो नॉलेज होता है, ठीक है, जिसको ज्ञान बोला जाता है, ठीक है, तो ज्ञान जो होता है वो हमारे जो मन और बुद्धि, जैसा कि गीता में लिखा गया है कि हमारे इस मन और इस बुद्धि से नहीं जाना जा सकता है, हमें इसके लिए उससे ऊपर उठना पड़ता है और ऊपर उठने के लिए ध्यान करना पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे 7 चक्र्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, तो उससे लोगों का सेल्फ रियलाइजेशन या फिर नॉलेज मिलता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ऐसा गीता में लिखा हुआ है कि मन और बुद्धि से परमात्मा को यानी कि गॉड को नहीं जाना जा सकता है। अब हम लोग इस एग्जाम्पल को हमारे टैसिट नॉलेज से जो है वो एसोसिएट करते हैं। बस मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि टैसिट नॉलेज की सारी चीज़ें आपको याद हो जाए, अदरवाइज ये स्पिरिचुअल एग्जाम्पल मत लिख देना कि आज पर भगवत गीता वगैरह वगैरह करके ज़रूरत नहीं है। तो टैसिट नॉलेज क्या होता है कि ये ऑफन रिसाइड्स इन वन पर्सन होता है, अक्सर एक इंसान के अंदर का नॉलेज होता है। ठीक है, एक इंसान के अंदर का नॉलेज होता है। आप एग्जाम्पल से आप देखो सारी चीज़ों को एसोसिएट कर सकते हो। इट कांट बी कैप्चर्ड और शेयर, इसको कैप्चर या शेयर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, एग्जैक्टली कैप्चर और शेयर करना ये मतलब आसान नहीं है, बस थोड़ा बहुत मार्गदर्शन किया जा सकता है, बट अचानक से शेयर नहीं किया जा सकता है किसी के साथ। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन इसको, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस टैसिट नॉलेज को जो होता है वो कैप्चर या शेयर नहीं कर सकता है, यानी कि दूसरे को अवेलेबल नहीं करवा सकता है। ये अनआर्टिकुलेटेड होता है, ये अनआर्टिकुलेटेड होता है और रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन रिप्रेजेंट तो किया जा सकता है, आर्टिकुलेटेड यानी कि दर्शाया नहीं जा सकता है, लेकिन रिप्रेजेंट किया जा सकता है। लेकिन किस फॉर्म में? इंस्टीट्यूशन के फॉर्म में, पर्सपेक्टिव के फॉर्म में, पर्सपेक्टिव के फॉर्म में, बिलीव्स के फॉर्म में और वैल्यू बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस के फॉर्म में। इस तरह से आप बोल सकते हो किसी को। ठीक है, आपका इंट्यूशन है, आपका पर्सपेक्टिव है, बिलीव है, या फिर आपका जो है वैल्यू बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, आपने जो एक्सपीरियंस से देखा है, समझा है। ठीक है, तो उस चीज़ को आप क्या बोल सकते हो? रिप्रेजेंट एज इंट्यूशन, पर्सपेक्टिव, बिलीव्स और वैल्यू बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। ठीक है, ये क्या होता है? डिफ़िकल्ट होता है डॉक्यूमेंट करने और कम्युनिकेट करना। अगर आपको ज्ञान मिल जाता है, सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है, तो आप जो है उसको डॉक्यूमेंट और कम्युनिकेट करना डिफ़िकल्ट टास्क होता है, कर नहीं सकते हो। रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन इन 4 फॉर्म में केवल रिप्रेजेंट कर सकते हो, आर्टिकुलेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये लोग जैसे कि आपका स्किल हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें टैसिट नॉलेज में आपके आ जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं मैनेजमेंट लेवल सिस्टम के बारे में, जिसमें हम लोगों को मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, बस 2 चीज़ें पढ़नी है। मैनेजमेंट लेवल सिस्टम में हम लोगों को MIS और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के बारे में पढ़ना है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में सबसे पहले हम लोगों को देखना है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? तो वनडे इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल में कॉमन कंप्यूटर पे खेलते हैं लोग, तो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है MIS का। देखो MIS बोलो तो एक रिपोर्ट होता है। ठीक है, MIS एक रिपोर्ट होता है जो कि ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम से इंफॉर्मेशन लेता है, प्लस अदर इंफॉर्मेशन भी लेता है। इसके बेसिस पर रिपोर्ट बनाया जाता है, जिससे मैनेजमेंट जो होता है वो डिसीजन ले सकता है। जैसे कि अगर आपको लास्ट क्वार्टर का सेल्स रिपोर्ट देखना है, तो आप जो है एक्सेल में बोलते हो अकाउंटेंट को कि भैया पिछले क्वार्टर का सेल्स रिपोर्ट दिखाओ, तो वो आपको पाई चार्ट के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में आप मांगो, वो आपको तुरंत दे देता है। वो कैसे दे देता है? क्योंकि वो MIS रिपोर्ट तैयार करके अपने आप जो है सिस्टम उसको देता है, तो जिससे वो आपको बता सकता है। मतलब ये रेगुलर या रूटीन टाइप के इंफॉर्मेशन पर डिसीजन लेने में हेल्प करता है। मतलब MIS जो होता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है, वो एक रिपोर्टिंग टूल होता है। ठीक है, मैनेजमेंट को
मतलब मैनेजमेंट को स्ट्रक्चर्ड यानी कि नोन या फिर प्रोग्राम या फिर रूटीन टाइप के डिसीजन लेने में हेल्प करता है। इस रिपोर्ट को ग्राफ के फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में, चार्ट के फॉर्म में या कैसे भी दर्शाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें इतनी सारी बातें, कैरेक्टरिस्टिक्स, मिसकंसेप्शन, प्री रिक्विजिट, ठीक है, इवैल्यूएशन, उसके बाद जो होता है यहाँ पर हम लोग कंस्ट्रेंट इन ऑपरेटिंग MIS और लिमिटेशंस ऑफ MIS, इतनी सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। तो एक एक चीज़ को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर मैनेजमेंट लेवल सिस्टम में 2 प्रकार के सिस्टम होते हैं, एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जो कि हमें पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इफेक्टिव मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी कि क्या क्या गुण होने चाहिए, अच्छा MIS कहलाएगा अगर ये सारी चीज़ें आपकी हो गई तो वनडे इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल में कॉमन कंप्यूटर में खेला जाता है। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है मैनेजमेंट ओरिएंटेड, दूसरा मैनेजमेंट डायरेक्टेड, तीसरा इंटीग्रेटेड। दिल्ली पब्लिक स्कूल यानी कि कॉमन डाटा फ्लो, और P से प्लानिंग, S से सब सिस्टम कंसेप्ट, उसके बाद कॉमन डाटाबेस और कंप्यूटराइज। पहले हम लोग चीज़ों को समझ लेते हैं, समझते के साथ देखो आपको बड़े आराम से याद हो जाएगा। पहले हम लोग बात करते हैं मैनेजमेंट ओरिएंटेड। जिस मैनेजमेंट को रिपोर्ट चाहिए उसके अकॉर्डिंग जो है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का डिज़ाइन होना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग उसका डेवलपमेंट होना चाहिए, यानी कि मैनेजमेंट ओरिएंटेड होना चाहिए। जिस मैनेजमेंट को चाहिए, जिस लेवल के मैनेजमेंट को चाहिए, उसको वैसा रिपोर्ट होना चाहिए जैसा भी रिपोर्ट उसको चाहिए, समझ सकता है, उसके अकॉर्डिंग का होना चाहिए, इसीलिए मैनेजमेंट ओरिएंटेड पॉइंट आता है। उसके बाद बोलता है मैनेजमेंट डायरेक्टेड। अब मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जब होगा तो मैनेजमेंट को डिज़ाइनिंग और डेवलप में आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा मैनेजमेंट वाले भाई साहब, यानी कि मैनेजमेंट आपको डायरेक्शन देना पड़ेगा, यानी कि मैनेजमेंट डायरेक्शन के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, तो मैनेजमेंट ओरिएंटेड, मैनेजमेंट डायरेक्टेड। उसके बाद बात आता है इंटीग्रेटेड। तो इंटीग्रेटेड बोलता है कि सारे जितने भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो होते हैं वो एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही जगह पर आकर मिले। ठीक है, और फंक्शनल एंड ऑपरेशनल सभी इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करके देता है, यानी कि केवल ऑपरेशनल नहीं, केवल फंक्शनल नहीं, सारे इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करके दे, इसलिए इंटीग्रेटेड होना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद DPS की बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले आता है कॉमन डाटा फ्लो। तो डाटा कलेक्शन में डुप्लीकेशन और प्रोसेस या आउटपुट का रिपीटेशन ना हो, इससे बचने के लिए कॉमन डाटा फ्लो होना चाहिए। नहीं तो फिर पता चला कि डाटा ही बहुत सारा जमा होते चला जाता है और हमारा जो है हार्ड डिस्क जो है भरते चला जाता है। हैवी प्लानिंग एलिमेंट। तो हैवी प्लानिंग एलिमेंट क्या होता है कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को जब भी आप डिज़ाइन और डेवलप करने के लिए जाते हो तो कम से कम 1 से 3 साल तक लगभग देखा जाता है कि लग जाता है डिज़ाइन करने में। ठीक है, MIS को। ठीक है, ताकि फ्यूचर नीड्स को, सारे इफ एंड वर्ड्स को कंसिडर किया जा सके, और इन सब बातों के लिए प्लान का जो होना है वो हैवी हो जाता है एलिमेंट। तो हैवी प्लानिंग एलिमेंट इसीलिए है। सब सिस्टम कंसेप्ट। सब सिस्टम कंसेप्ट का मतलब क्या कि MIS के डिज़ाइन और डेवलपमेंट फेज में ही इंफॉर्मेशन को कई सब सिस्टम में बांटे जाते हैं। ठीक है, और उसको बाद में इंटीग्रेट किया जाता है सब सिस्टम में बांटने के बाद। ठीक है, ताकि सिस्टमैटिक इन्फॉर्मेशन जो है, सिस्टमैटिक तरीके से इन्फॉर्मेशन एक माउस क्लिक पे आपको मिल जाए कंप्यूटर के थ्रू, कंप्यूटर बेस्ड वाले MIS में। जरूरी नहीं है कि कंप्यूटर बेस्ड वाला ही सारा MIS होता है, बिना कंप्यूटर वाला ही होता है, लेकिन भी होता है, बिना कंप्यूटर वाला भी होता है, लेकिन सब सिस्टम कंसेप्ट जो है ये पॉइंट याद रखने के लिए हमें कंप्यूटर का एग्जाम्पल लिया। अब हम लोग बात करते हैं कॉमन डाटाबेस। तो कॉमन डाटा फ्लो तो है, एक ही डाटाबेस होगा कॉमन, तो वहीं से डाटा फ्लो कॉमनली होगा। ठीक है, तो डाटाबेस भी कॉमन होना चाहिए, अपडेट कर सके आसानी से, डिलीट कर सके आसानी से, प्रोटेक्ट कर सके आसानी से, कंट्रोल लगा सके आसानी से। ठीक है, इसीलिए जो होता है जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको, उसके सारे सेपरेट फाइल को एक सुपर फाइल में रखा जाता है जिसको आप मास्टर फाइल भी बोलते हैं, यानी कि कॉमन डाटाबेस होना चाहिए। कंप्यूटराइज, बिना कंप्यूटर वाले MIS जो होता है उससे आप का कंप्यूटराइज वाला जो MIS होता है उसमें ज़्यादा फैसिलिटी होती है, यानी कि स्पीड, एक्यूरेसी वगैरह सबका चांस ज़्यादा होता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ हम लोगों ने देखा। मिसकंसेप्शन अबाउट MIS के बारे में क्या क्या मिसकंसेप्शन यानी कि गलतफहमियां हैं। कोई भी MIS जो होता है वो एक कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जिसको CMA आप आज की डेट में बोलते हो, तो एनी MIS EJ CMA वाला MIS कर सकता है। ये मिसकंसेप्शन है, आपके बस याद रखने के लिए ये पॉइंट है। एनी MIS इज CMA। ठीक है, तो एनी सबसे पहला हमारा आता है एनी। तो एनी कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम हो उसको, वो एक MIS है, एक गलतफहमी है। सारा कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम एक MIS नहीं है, MIS अलग चीज़ होता है।
हर एक रिपोर्टिंग सिस्टम एक एमआईएस है। मानते हैं रिपोर्टिंग टूल ये होता है, लेकिन सारा रिपोर्टिंग सिस्टम एमआईएस नहीं होता भाई साहब, ये मिसकंसेप्शन है। दूसरा, एमआईएस इज ए मैनेजमेंट टेक्निक। एमआईएस कोई मैनेजमेंट का टेक्निक है, ऐसा कुछ नहीं है। मैनेजमेंट बंच ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये भी गलतफहमी है। मैनेजमेंट जो होता है वो यहाँ पर बोलता है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिस्टम एंड प्रोसीजर है, ये भी गलतफहमी है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिस्टम एंड प्रोसीजर को आप इंप्लीमेंट कर दो और मैनेजमेंट एमआईएस वो हो गया, ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट एक स्ट्रक्चर है, मैनेजमेंट कोई स्ट्रक्चर, एमआईएस जो है एक स्ट्रक्चर है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो सीएमए, तो कंप्यूटर सबसे पहले हमारा आता है कि स्टडी ऑफ एमआईएस इज अबाउट यूज़ ऑफ कंप्यूटर। अगर आप एमआईएस की स्टडी करने के लिए जाते हो तो आपको कंप्यूटर आना चाहिए, कंप्यूटर का यूज़ आना चाहिए, कंप्यूटर का पता होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। स्टडी ऑफ एमआईएस इज अबाउट यूज़ ऑफ कंप्यूटर, ये गलतफहमी है। मोर डाटा मीन्स मोर इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा डाटा आपके पास है मतलब जितने सारा ज़्यादा खूब से सारा नहीं, रिलेवेंट डाटा ही केवल होना चाहिए, तभी आपका एमआईएस जो है वो ठीक है। तो मोर डाटा मीन्स मोर इन्फॉर्मेशन, ऐसा कुछ नहीं है एमआईएस का फंडा। एक्यूरेसी प्लेज वाइटल रोल, को बोलता है कि एक्यूरेसी जो होता है रिपोर्टिंग के लिए वाइटल रोल प्ले करता है, ऐसा भी जरूरी नहीं है। एमआईएस रिपोर्टिंग टूल है, उसको एक्यूरेसी से कोई मतलब नहीं, वो बस आपको रिपोर्ट करके देगा, जो आप उसको इनपुट डालोगे उसी हिसाब से आउटपुट देगा। ये अपना जो इन्फॉर्मेशन होता है वो टीपीएस से यानी कि ट्रांजिशनल प्रोसेसिंग सिस्टम से लेता है और अदर सिस्टम से भी लेता है, ठीक है। तो मिसकंसेप्शन में हम लोगों ने देखा कि एनी सीबीआईएस इज एमआईएस, एनी रिपोर्टिंग सिस्टम इज एमआईएस, एमआईएस इज मैनेजमेंट टेक्निक, एमआईएस इज ए बंच ऑफ टेक्नोलॉजी, एमआईएस इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिस्टम एंड प्रोसीजर, एमआईएस इज ए स्ट्रक्चर, कंप्यूटर एमआईएस जो होता है वो स्टडी ऑफ कंप्यूटर है, मोर डाटा मीन्स मोर इन्फॉर्मेशन, एक्यूरेसी प्लेज वाइटल रोल। तो ये सारे गलतफहमी है, मिसकंसेप्शंस हैं एमआईएस के बारे में लोगों के दिमाग में। प्री रिक्विजिट ऑफ एन इफेक्टिव एमआईएस, अगर इफेक्टिव एमआईएस आप बनाना चाहते हो तो आपका जो डीएसटी यानी कि टेम्प्रोरी फाइल एक होता है जिसको आप डीएसटी बोल के बुलाते हो, अगर आप जानते हो तो डीएसटी पर कंट्रोल होना चाहिए, तभी आपका एमआईएस जो होगा इफेक्टिव होगा। तो डी से क्या हो गया हमारा डाटाबेस, डी से हमारा डाटाबेस हो गया, ठीक है। तो डाटाबेस में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं, डाटाबेस में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले जो होता है वो आपका इफेक्टिव एमआईएस के लिए क्या बोलते हैं, अच्छा डाटाबेस होना चाहिए। उसकी खासियत ऐसी होनी चाहिए कि वो यूज़र ओरिएंटेड होना चाहिए, यानी कि डाटाबेस यूज़र के हिसाब के होना चाहिए। कॉमन सोर्स का इस्तेमाल करें, हम लोग देख चुके हैं डाटा कोई भी जो होगा वो ऑथराइजेशन प्रोसेस से गुजरना ही चाहिए, लेने में, एडिट करने में, मॉडिफाई करने में, ठीक है, रिपोर्ट करने में, हर चीज़ में ऑथराइजेशन होना चाहिए, यानी कि आईडी पासवर्ड यानी कि एक्यूरेट पर्सन तक ही जाना चाहिए। कोई सेपरेट अथॉरिटी जो होता है, जनरली इसको डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं, जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसको सेपरेट अथॉरिटी कोई ना कोई जो होता है इसको मेंटेन करने वाला होना चाहिए। तो ये डाटाबेस पहला प्रीरिक्विजिट है, इसके अंदर भी कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं, यूजर ओरिएंटेड, कॉमन सोर्स, ऑथराइजेशन और सेपरेट अथॉरिटी। उसके बाद क्वालिफाइड सिस्टम एंड मैनेजमेंट स्टाफ, तो बोलता है यहाँ पर प्रीरिक्विजिट ऑफ इफेक्टिव एमआईएस में क्या बोलता है, दूसरा एस का मतलब क्या हो गया स्टाफ, स्टाफ एस बोलो तो डीएसटी का एस बोलो तो स्टाफ, तो क्वालिफाइड सिस्टम होना चाहिए और मैनेजमेंट स्टाफ होना चाहिए, सिस्टम भी एस से और स्टाफ भी एस से, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर बोलता है कि दो कैटेगरी के जो होते हैं वो आपके स्टाफ होते हैं, सिस्टम स्टाफ दो कैटेगरी के होते हैं। पहला सिस्टम एंड कंप्यूटर एक्सपर्ट, ये आईटी के एक्सपर्ट के अलावा जो होता है आपका मतलब एक होता है आपका मैनेजमेंट एक्सपर्ट जो कि मैनेजमेंट को जानता है और इसको थोड़ा बहुत आइडिया जो होता है, मैनेजमेंट वाले को थोड़ा बहुत जो आइडिया होता है कंप्यूटर का होना चाहिए जरूरी। और यहाँ पर सिस्टम एंड कंप्यूटर एक्सपर्ट, तो आईटी एक्सपर्ट तो ये होना ही चाहिए बंदा, इसके अलावा इसको मैनेजमेंट की समझ भी होनी चाहिए, यानी कि कोई इंजीनियर है उसने एमबीए करके ये जॉब हासिल किया हुआ है तो सिस्टम एंड कंप्यूटर एक्सपर्ट का रोल वो प्ले कर सकता है। और मैनेजमेंट एक्सपर्ट जो है किसी ने आईएम से मान लो एमबीए किया हुआ है, उसके बाद जो है कुछ आईटी से रिलेटेड कोर्स किया हुआ है, तो ये मैनेजमेंट एक्सपर्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वालिफाइड सिस्टम एंड मैनेजमेंट स्टाफ। सपोर्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट, तो यहाँ पर टी से क्या हो गया, डीएसटी के टी से क्या हो गया, टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट होना चाहिए। क्या रीजन होना चाहिए सपोर्ट टॉप मैनेजमेंट का, तो प्रायोरिटी मिल सके प्रोजेक्ट को, आपके जो आईटी का जो आपका प्रोजेक्ट है, एमआईएस रिपोर्ट का जो प्रोजेक्ट है उसको जो है प्रोजेक्ट डिले ना हो जाए, इसकी वजह से ये लोग प्रायोरिटी दे टॉप मैनेजमेंट वाले भाई साहब लोग। रिसोर्सेज पाने के लिए फंड और अदर रिसोर्सेज तो लगेगा ना, एमआईएस आप बनाना चाहते हो अच्छा 1 से 3 साल तक आपको जो इतना एमआईएस बनाने में दिमाग लगाना पड़ेगा, तो रिसोर्सेज चाहिए उसके लिए, इसीलिए टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट होना चाहिए। और कॉपरेशन, तो यहाँ पर जो होता है फैक्ट एंड बेनिफिट दिखाकर टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट एंड कॉपरेशन लेना है, तो ये सारे के बोलते हैं टॉप मैनेजमेंट को कॉपरेशन एंड सपोर्ट लेना पड़ता है, तभी जाके फिर डेवलप हो पाता है। तो प्रायोरिटी, रिसोर्सेज पाने के लिए और कॉपरेशन पाने के लिए, ठीक है। तो ये 3 चीज़ के लिए रीज़न है सपोर्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट होना ही जरूरी है। उसके बाद बात हम लोग लास्ट वाला पॉइंट हमारा क्या बोलता है, कंट्रोल एंड मेंटेनेंस ऑफ एमआईएस। तो
मतलब जब कोई यूज़र क्या होता है, उसकी हैबिट होती है कि वो खुद का कोई ना कोई शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट प्रेशर, जो आपका शॉर्टकट जो होता है वो तरीका वो निकालने लगता है, ईजाद करने लगता है, ठीक है। तो जब यूज़र खुद का प्रोसीजर या शॉर्टकट फार्मूला बनाने लगता है तो MIS की इफेक्टिवनेस जो होती है वो कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, और क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो ख़राब हो सकता है रिपोर्टिंग का, ठीक है। उस पर प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए, मतलब यूज़र की आदतों पर जो कंट्रोल के बारे में यहाँ पर बताता है। तो और उसके साथ साथ यहाँ पर यूज़र के हैबिट के साथ साथ यहाँ पर मेंटेनेंस कंट्रोल, यानी कि MIS जो है टाइम टू टाइम पीरियोडिक बेसिस में मेंटेनेंस होना चाहिए, और कुछ भी MIS रिपोर्ट के सिस्टम में कुछ भी चेंजेस करना है तो उसका फॉर्मल प्रोसीजर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा प्री रिक्विजिट ऑफ इफेक्टिव MIS, जिसमें हम लोगों ने देखा डाटाबेस, क्वालिफाइड सिस्टम एंड मैनेजमेंट स्टाफ, सपोर्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट एंड कंट्रोल एंड मेंटेनेंस ऑफ MIS, कंट्रोल एंड मेंटेनेंस ऑफ MIS, इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। अब हम लोग बात करते हैं इवैल्यूएशन ऑफ MIS के बारे में। इवैल्यूएशन ऑफ MIS के बारे में तो कैसे कैसे इवैल्यूएशन हुआ है MIS का, तो यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले पॉइंट देखना है, फ्यूचर्स के नीड्स को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर फ्यूचर्स के नीड्स को ध्यान में रखना है, MIS को का डेवलपमेंट और डिज़ाइन करते के दौरान जो होता है भविष्य में आने वाली संभावनाओं को और आवश्यकताओं को आपको ध्यान में रखना है। इनफ फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है, क्योंकि फ्यूचर के अनएक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन की अगर आपको ज़रूरत पड़ गई तो ये MIS जो होता है उसी अकॉर्डिंगली खुद को बदल के आपको दे सके, उसी अकॉर्डिंग, उसी डिज़ाइन में, उसी मोड में, उसी फॉर्मेट में, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। यूज़र एंड डिज़ाइनर्स व्यू, तो यहाँ पर बोलता है कि यूज़र एंड डिज़ाइनर का व्यू जो होता है वो कैपेबिलिटी को बढ़ाता है, किसी भी MIS सिस्टम की कैपेबिलिटी को बढ़ाने इनका व्यू लेके आप चलोगे तो फिर आगे बढ़ोगे, क्योंकि अल्टीमेट इन्हीं को यूज़ करना है। और डिज़ाइनर जो होता है इनके भी विचारधाराओं को आपको समझना है। गाइडिंग टू मेंटेन इफेक्टिवनेस ऑफ MIS, तो यहाँ पर बोलता है कि अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को गाइडेंस देना होता है ताकि जो होता है MIS तरीके पर टाइम टू टाइम मेंटेनेंस हो सके MIS का। तो ये बोलता है फ्यूचर नीड्स इनफ फ्लेक्सिबिलिटी, यूज़र एंड डिज़ाइनर्स व्यू और गाइडिंग टू मेंटेन इफेक्टिवनेस ऑफ MIS। तो ये सारी चीज़ें इवैल्यूएशन ऑफ MIS के बारे में बताता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कंस्ट्रेंट इन ऑपरेटिंग MIS। जब आप MIS को ऑपरेट करना चाहते हो तो आपको क्या क्या कंस्ट्रेंट्स होते हैं उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सपर्ट को सांप ने काट लिया, जब सांप काटता है तो उसको SSS से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो एक्सपर्ट, ठीक है, तो SSS। तो यहाँ पर बोलता है कि एक्सपर्ट लोग जो होता है वो मिलता ही नहीं है, या फिर मिलता भी है तो दूसरे सैलरी के चक्कर में, ज़्यादा सैलरी के चक्कर में निकल लेता है, तो एक्सपर्ट नॉट अवेलेबल। दूसरा बोलता है कि सब सिस्टम सेलेक्टिंग प्रॉब्लम, तो हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ MIS जब देखा था तब यहाँ पर क्या देखा था, एक हमारा पॉइंट था, ठीक है। तो ODI DPS का S क्या बोलता था हमें, सब सिस्टम कंसेप्ट, यानी कि सब सिस्टम कंसेप्ट के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर देखा था। तो इसीलिए बोलता है कि सब सिस्टम कंसेप्ट तो आपने कैरेक्टरिस्टिक्स में अच्छे MIS के लिए आपका होना ज़रूरी है, ये तो आपने बोल दिया, लेकिन क्या प्रॉब्लम होता है कि सब सिस्टम में बांटना उतना आसान नहीं होता है जब सेलेक्ट करने के लिए आप सब सिस्टम को जाते हो, क्योंकि MIS का जो होता है कैरेक्टरिस्टिक्स आपने बोल तो दिया, लेकिन इन्फॉर्मेशन को क्लासीफाई करके सब सिस्टम में बांटना ये डिफ़िकल्ट टास्क है, कॉम्प्लेक्स टास्क है। तो सब सिस्टम सेलेक्टिंग प्रॉब्लम, स्टैंडर्ड नॉट अवेलेबल, कोई भी MIS जो होता है वो हर ऑर्गेनाइजेशन का नीड्स के हिसाब से वो वैरी करता है, मतलब अपने हिसाब से। आप किसी का स्टैंडर्ड, किसी का ऐसा नहीं है मार्केट से है बना बनाए खरीद लेते हो, कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है, कस्टमाइज आपको MIS तैयार करना ही पड़ता है। तो ये हो गया स्टैंडर्ड नॉट अवेलेबल, ये भी कंस्टेंट्स है। और फिर बोलता है कि स्टाफ कॉपरेशन नॉट अवेलेबल, स्टाफ लोग जो होता है उसका कॉपरेशन मिलना एक क्रूशियल प्रॉब्लम है। अगर MIS बनाने से लेकर इम्प्लीमेंट करने तक में स्टाफ लोग अगर ढंग से सपोर्ट नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ MIS के बारे में। तो यहाँ पर लिमिटेशन ऑफ MIS के बारे में बोलते हैं। तो आप अगर बात करते हो आपका क्वांटिटेटिव टेक्निक, यानी कि ऑपरेशनल रिसर्च को क्वांटिटेटिव टेक्निक QT के नाम से पहले जाना जाता था। तो आप अगर स्टडी मटेरियल के ऑर्डर में पॉइंट याद करना चाहते हो तो आप सीधे लिख सकते हो कि इज़ QT इग्नोर अनस्ट्रक्चर कल्चर चेंज, ठीक है। तो सब इज़ QT इग्नोर अनस्ट्रक्चर कल्चर चेंज, क्या QT जो है वो इग्नोर कर देता है अनस्ट्रक्चर कल्चर चेंज को, तो ये लिमिटेशन ऑफ MIS होता है। तो आई से क्या हो गया हमारा, बैड इनपुट होगा तो बैड आउटपुट होगा, इनपुट बैड होगा तो MIS कुछ भी नहीं कर सकता है, वो बैड आउटपुट ही निकाल के देगा, ठीक है। एस से क्या हो गया, नॉट सब्स्टिट्यूट ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, MIS जो होता है किसी भी मैनेजमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, क्योंकि ये तो मात्र एक रिपोर्टिंग टूल है। क्यू से क्या हो गया, नो क्विक अपडेट
फैसिलिटी, एमआईएस में फटाफट अपडेट करने की फैसिलिटी नहीं होती है, ठीक है, इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता है ये कि इसको हम लोग क्विक अपडेट कर सके। वाइबल ओवर द टाइम इसकी वजह से एमआईएस नहीं रह पाता है, हमें फिर से एमआईएस बनाना पड़ता है। ठीक से क्या हो गया, नो फेलियर, नो टेलर मेड पैकेज, तो स्टैंडर्ड नॉट अवेलेबल, मतलब कि टेलर मेड पैकेज नहीं होता है, ठीक है। कोई भी इंफॉर्मेशन पैकेज जो होता है जो हर तरह के एडिशन के लिए सुटेबल हो उसको तैयार करके देने वाला एमआईएस नहीं होता है। इग्नोर नॉन क्वांटिटेटिव फैक्टर्स, नॉन क्वांटिटेटिव फैक्टर जैसे कि मोरल, इथिक्स, एटीट्यूड, इन सब बातों को इग्नोर करता है, ये एमआईएस का लिमिटेशंस होता है। अनस्ट्रक्चर्ड, तो यहाँ पर बोलता है कि अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम के लिए यूजफुल नहीं होता है एमआईएस। स्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या हो गया, मतलब अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या हो गया, जैसा कि आपको मैं एग्जांपल हमेशा देता हूँ कि आपका कॉस्टिंग का प्रॉब्लम जो होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड आता है, मतलब कोई प्री डिफाइंड जो होता है वो सिचुएशन नहीं होता है, मतलब कुछ आपका फॉर्मल प्रोसीजर नहीं हो सकता है उसका, मतलब स्ट्रक्चर नहीं होता है कोई डिसीजन का, ठीक है। कल्चर नॉट इफेक्टिव वेयर नो कल्चर ऑफ शेयरिंग, तो एमआईएस जो होता है ये रिपोर्टिंग टूल उस जगह पर, उस ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव हो ही नहीं सकता है जहाँ पर इंफॉर्मेशन शेयर का कल्चर नहीं है, ठीक है। और अगर ढंग से लोग जो है इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि इसका पहला रिक्वायरमेंट है आपको इंफॉर्मेशन शेयर करना पड़ेगा, चेंज। यहाँ पर बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में यानी कि मैनेजमेंट लोगों में फ्रिक्वेंटली चेंज होते रहता है, तो फिर भी वो इफेक्टिव नहीं रह पाएगा, ये लिमिटेशन होता है। नॉट इफेक्टिव वेयर फ्रिक्वेंट चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जहाँ पर बदलाव बड़ा होते रहता है, ये लिमिटेशन है। तो इस क्विटी इग्नोर अनस्ट्रक्चर कल्चर चेंज।